चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का छठा चैप्टर के बारे में 6.3 के श्वसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्रियाकलाप 6.4 दिया गया है। उसमें देखते हैं तो एक परख हमको क्या करना है श्वसन के लिए। तो जांच के लिए एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लेना है और इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली वायु प्रवाहित करनी है। नोट कीजिए कि चूने के पानी में दूधिया होने में कितना समय है। एक सीरीज में से पिचकारी के द्वारा यह परख नली में से ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु में प्रवाहित कीजिए और नोट कीजिए कि इस चूने को पानी में दूधिया होने में कितना समय लगता है। श्वसन की नली के कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के बारे में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो एक परख नली नहीं ऐसी जो परख नली है उसके अंदर चूने का पानी रखना है, जो चूना आता है उसका। उसमें हम नाक के द्वारा जो हमारे मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते है उसको डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि दूधिया रंग का हो जाएगा, सफ़ेद। और जबकि बाहर तुम एक सीरीज में रखकर बाहर रखोगे तो उसमें क्या टाइम लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्रियाकलाप होगा। दूसरा देखते हैं 6.5 में, तो किसी भी फल का रस चीनी का घोल लेकर के उसमें कुछ स्टिक डाली और कुछ छिद्र वाले कर्क लगी परख नली में इसके मिश्रण लीजिए। मतलब क्या करना है कि एक फल का जो रस आता है उसको घोल करके स्टिक में डाल देना है और उसको मिलाना है। कर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लाइए और कांच की नली में स्वतंत्र रूप से सिरे को तैयार चूने के पानी में डालकर परखने ले, जिसे चूने का पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन नोट कीजिए। किरण के द्वारा यह तो इसमें क्या करना है कि जो रस है और चूने का पानी उसमें मिक्स करना है, कितने देर में वो सफ़ेद दूधिया रंग का होता है उसका हमको नोट करना, टाइम और होता है कि नहीं वो भी हमको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं तो पिछले अनुभागों में हम जीवों के पोषण और चर्चा कर चुके हैं। ये खाद्य का अंतःग्रहण पोषक क्रम में लिए हैं। कोशिकाओं के उनका उपयोग विभिन्न जैविक प्रकरणों के लिए ऊर्जा का प्रदान करने के लिए होता है। मतलब जो भी चीज़ वस्तुएं खाते हैं उनके शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। विविध जीवों में से विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीवों के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से कार्बन और डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडन करने के लिए होता है, मगर पानी को अलग अलग करने के लिए और क्या होता है ग्लूकोज जो ताकत मिलती है उसके लिए, ये सब प्रोटीन के लिए किया जाए। जब कुछ अन्य जीव दूसरे पथ पर उपयोग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता। मतलब कुछ होता है जो मतलब इस रास्ते को छोड़कर दूसरे तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन नहीं मिलता। जैसे पहाड़ी इलाके में जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले, पानी के अंदर जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले, इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणुओं को 3 कार्बन वाले अणुओं को पायरुवेट में विघटन करता है। मतलब क्योंकि ये जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं जो पायरुवेट में उसको विघटन में अलग अलग कर देता है। इसमें प्रकरण में कोई भी द्रव्य में होते हैं, इसके पश्चात उसमें पायरुवेट और इथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन हो सकता है। यह किरण के समय यष्ट में होते हैं क्योंकि यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसके अवायव श्वास कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में होता है। आप जो हवा लेते हो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ते हैं। पायरुवेट विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके ऑक्सीजन सिर्फ हमारी नाक में जाती है। इस प्रकार के 3 प्रकार के कार्बन पायरुवेट के अणुओं का विखंडन अलग किया जाता है करके 3 कार्बन डाइऑक्साइडों के अणु देते हैं। इसके दूसरे उत्पादन जल है क्योंकि वायु की उपस्थिति में है और वायु श्वसन कहलाता है। मतलब वायु का जो श्वसन के रूप में कहलाता है, श्वासोश्वास की क्रिया में श्वसन के रूप में कहलाता है। वायु श्वसन की ऊर्जा का मोच अवयव श्वसन अपेक्षित बहुत से अधिक होते हैं। कभी कभी जब हम अपेशियों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के विघटन के लिए दूसरे पथ अपनाए जाते हैं और पायरुवेट के 3 कार्बन के अगले अणुओं को अन्य में परिवर्तन करते हैं। अचानक से किसी भी एक होने वाले हमारी पेशियों को लैक्टिक अम्ल के निर्णय कैंप किए। मतलब कभी कभार क्या होता है कि सांस में लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन के द्वारा भी हमको सांस दिया जाता है। पाइप के द्वारा अलग अलग मार्गों के द्वारा के श्वसन क्रिया होने का कार्य बताया जाता है।
इसमें और देखेंगे, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखें तो इस प्रकार के आपको दिया है कि किस प्रकार से, देखो पहले कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज होता है, फिर पायरुवेट में क्या होता है, वो 3 हो जाता है, पहले 6 कार्बन था, अब 3 वायु अणु ऊर्जा प्लस 3 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मिलती है, प्लस ऑक्सीजन में मांसपेशियों के देते लैक्टिक अम्ल मतलब एसिड प्लस ऊर्जा 3 होती है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, आगे देखते हैं कोशिकाओं के श्वसन के द्वारा मोची ऊर्जा तत्किल मतलब एटीपी नामक अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाते हैं। मतलब कि एटीपी का संश्लेषित जो होता है वो हमको दिया जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो एक एटीपी के विघटन के निश्चित ऊर्जाओं में मात्र मोचित होते हैं, और जो कोशिका के अंदर के अंतरोरोमिस क्रिया होती है, मतलब अंदर के जो क्रिया हमारी होती है उसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि वायु में श्वसन के ऑक्सीजन पर निर्भर होता है, हम लोग क्या ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं हृदय में। अंततः वायु के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है इसके पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करा जा रहा है। और हम देख चुके हैं कि पौधों गैस आदान प्रदान रद्द के द्वारा करते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे अपने पत्तियों को द्वारा करते हैं, उनके जो पत्तियाँ होती है उनके द्वारा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन का छोड़ लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। आगे देखें तो सभी कोशिकाओं को वायु के संपर्क है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आदान प्रदान का वितरण होता रहता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देने का कार्य होता है।